अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एचडी रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हो रहा हूँ मुताहा। और आज हम एक यूनिक चीज़ लेके आ रहे हैं अपने चैनल के ऊपर। जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एक पॉडकास्ट की सीरीज़। पॉडकास्ट स्टार्ट करने का क्या मकसद है, कोई ऐसा खास मकसद नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे बैठ के बात करेंगे बहरिया की मार्केट के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से या इकोनॉमी के हवाले से। जो बातें हो सकी हम यहाँ पे बैठ के खुल के डिस्कस करेंगे, जिसमें ना कोई कट आएगा ना कुछ। जो एक आम लोगों में बैठ के डिस्कशन होता है उसी तरह से हम डिस्कशन करेंगे। इसी पॉडकास्ट की एपिसोड 1 में हमारे साथ मौजूद है फवाद मिर्ज़ा, हमारे साथ काम करते हैं। आप देखते रहते हैं कि फवाद भाई किस तरह से वीडियोस वगैरह बनाते हैं, सारी चीज़ें आप जानते हैं इनको बहुत अच्छे से। इनसे बात करते हैं और सबसे पहले इनको बोलते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ताबे कैसे हैं आप? ठीक हैं। और बाकी हमारी जितनी भी आवाम है उनको पता ही होगा, जो हमारे क्लाइंट्स हैं या हमारे जितने भी लोग व्यूअर्स हैं जो यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, कि ताबे भी माशाल्लाह जो है वो वीडियो जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो बड़े रवां दवां दिखते हैं। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि लोगों को और अपने क्लाइंट्स और अपने व्यूअर्स को एक अच्छा कंटेंट जो है वो उनको दिखा सकें। तो आज जो है ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का जो मेन मकसद है, एक तो मेन मकसद हमारा यही है कि हम जो है ना, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको असल दर हकीकत जो है ना वो बयान कर सकें रियल इस्टेट के हवाले से। क्योंकि इन्फ्लेशन आप देख ही रहे हो कि पाकिस्तान के मुल्क के हालात इस तरीके से हैं कि जो आपका मिडिल क्लास सबका है वो किस तरीके से जो है वो ना सरवाइव कर रहा है। क्योंकि आज कल का टाइम जो है ना वो सर्वाइवल पॉइंट आ गया। तो एचडी रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स का जो असल आज मकसद है ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का, वो यही है कि अपने व्यूअर्स को और अपने क्लाइंट्स को जो हमारे साथ जुड़ के काम कर चुके हैं या काम करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो उनको हमने रियलिटी जो होती है ना, असल जो ग्राउंड लेवल के ऊपर रियलिटी होती है ना, उसके बारे में उनको गाइड कर सकें, उनको बता सकें। जैसे हम सबको बताएंगे, अब जैसे हमारी बात निकली बहरिया टाउन के हवाले से या मिडिल क्लास के हवाले से। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि बहरिया टाउन कराची जब से आया, जब से लेके आज तक की तारीख में आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा जितने भी घर वगैरह आबाद हैं, जिनमें लोग रह रहे हैं या जो प्लॉट्स वगैरह परचेज किए हुए हैं, वो कौन से लेवल के लोग हैं? वो मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, या फिर अपर क्लास के लोग हैं? ताहा भाई, आपको तो ये पता ही होगा कि मैं यहाँ एक तरीके से बहरिया से 2014 से हम लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि पहले हम यहाँ पर काम ना करते हों, लेकिन हम बहरिया से इस तरीके से जुड़े हुए थे कि मैं एज अ बहरिया का पहले क्लाइंट था। तो 2014 से लेके आज तक की अगर हम बात करें तो 2014 से बात स्टार्ट करते हैं कि जिस टाइम के ऊपर बहरिया ने यहाँ पर लॉन्चिंग करी और बहरिया टाउन कराची के नाम से एक प्रोजेक्ट यहाँ पर आया। तो उस टाइम के ऊपर भी महंगाई थी, ऐसा नहीं था कि महंगाई थी। हाँ, लेकिन फिर भी लोग क्यों जो है वो ख़रीदने और बाइंग जो है वो लेने की मतलब कोशिश में थे कि यार कुछ ना कुछ हम एक बेहतर से बेहतर चीज़ ले लें। मेन चीज़ ये होती है कि बाइंग पावर, कि आपके मिडिल क्लास तबके में एक बाइंग पावर थी। तो 2014 में भी लोग लाइन लग कर चीज़ ख़रीदते थे। तो जो आप बोल रहे हो ना कि कौन सा ऐसा तबका होता है जो रियल इस्टेट या कोई भी जो आपके शहर को या आपके मुल्क को बेहतर करता है, वो होता है मिडिल क्लास तबका। अगर मिडिल क्लास तबके में बाइंग पावर है तो आपका शहर, आपका मुल्क चलता है और बेहतरी की तरफ जा रहा होता है। तो आप क्या कहते हैं कि आजकल के जो हालात हैं, हम देखते हैं कि बहरिया में बहुत ज़्यादा सन्नाटा है, रोडों पे गाड़ियाँ नज़र नहीं आती, लोग घूमने के लिए ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे डीलर्स ऐसे हैं जो ऑफिस नहीं आते, या ये कह रहे हैं कि विजिट्स उस तरह से नहीं हो रहे जिस तरह से पहले होते थे। अगर आप हेड ऑफिस भी जाएं, हेड ऑफिस में भी रश थोड़ा सा कम हो गया है। ट्रांसफर वगैरह होते हैं, पोजेशन के ऊपर बहुत सारा रश है, लोग कब्जा लेना चाह रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी का, लेकिन उस तरह से बाइंग सेलिंग अब नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मिडिल क्लास के पास बाइंग पावर अब क्या बिल्कुल खत्म हो गई है, या आप सोचते हैं कि लोग सिर्फ पैसा बचा रहे हैं अभी इन हालात में? देखें, इसके ना 4-5 पॉइंट्स हैं कि लोग क्यों नहीं बाइंग कर रहे हैं। क्योंकि बहरिया टाउन कराची को ख़रीदने वाले ज़्यादातर मिडिल क्लास तबका ही था जो कराची से ताल्लुक़ रखता है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चलें आप रख लें कि पंजाब का 20% जो इन्वेस्टर होगा ख़रीदता होगा। इंटीरियर सिंध का अगर आप 20% चले उनका भी रख लें, लेकिन 60% एक बड़ी परसेंटेज है जो ख़रीदो फ़रोख्त करता था आपका कराची का तबका। और वी ऑल नो कि कराची का जो तबका है ना वो ऑलमोस्ट मिडिल क्लास है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो
अब मिडिल क्लास सबके के पास बाइंग पावर क्यों नहीं है, सब में बड़ा सवाल तो ये आता है। तो वो शहर है जो आज भी तकरीबन समझ लीजिए 2.8 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है पाकिस्तान को। बेशक ऐसे ही है। देखें, इसके पीछे भी ना बहुत सारे रीजंस हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग असल में बात तो कर लेते हैं कि महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन हो गई, लेकिन आप ये देखें कि अगर हम थोड़े ग्रास रूट लेवल के ऊपर थोड़ा सा चल जाके बात कर लें तो आपको चीज़ें इसमें समझ आ जाएंगी। चीज़ें इस तरीके से समझ आ जाएंगी कि एक शख्स जो 1 लाख रुपए कमाता था, ठीक है, उसका किराया, उसका यूटिलिटीज़, उसका घर की ग्रोसरी सब कुछ निकालने के बाद भी उसको ऑलमोस्ट 40,000 रुपये या 30,000 रुपये बच जाता था। एक छोटी सी फैमिली की बात कर लें, सही है, 30-40 हज़ार रुपये जो बचाता था। अच्छा, आपको शायद ये भी पता होगा कि कराची के अंदर ना बीसी डालने का, कमेटी डालने का बड़ा हिसाब किताब है ना। तो ये जो ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट होती थी या ख़रीदो फरोख्त होती थी, लोग ज़्यादातर इंस्टॉलमेंट पे इसी वजह से जाते थे, क्योंकि वो जो अपना पैसा जो जमा करते थे ना, उसके पीछे एक पूरा सर्कल चल रहा होता था जिसको हम कमेटी का नाम जो देते हैं ना, वो कमेटी डल जाती थी कि 30-40 हज़ार रुपये बच रहे हैं तो चलो यार 20,000 रुपये की कमेटी डाल लें, 20,000 हमारे बच जाएंगे कि यार अदर एक्सपेंसेस अगर खुदा ना खासा अच्छा ही कुछ भी होता रहता है ना, तो वो 20,000 की कमेटी डल जाती थी। अब वो 20,000 की कमेटी से आपको भी पता होगा कि आपको जब आपकी बीसी खुलती थी तो आपको 5-6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए मिल जाते थे। तो वो जो कमेटी डलने से जो प्रोसेस होता था ना, वो यहाँ रियल एस्टेट तक आता था, क्योंकि ये प्रोसेस हमने भी करा, ये प्रोसेस आपने भी करा होगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही है। तो वो जो कमेटी वाला सिस्टम था ना, वो ख़त्म हो गया। वो ख़त्म इसलिए हो गया क्योंकि जो आपके, अब अगर आप थोड़ा पीछे आ जाएं कि तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी ना, तनख्वाहें तो वही है, इनकम लोगों की कम होती जा रही है, एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो जब एक्सपेंसेस बढ़े, तनख्वाह हुई है। अब लाख रुपए तनख्वाह के ऊपर खर्चा 1.5 लाख रुपए का है, तो वो बीसी वाला कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो गया। जब वो कमेटी वाला सिस्टम ख़त्म हो गया तो इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें लेना तो आप फिर भूल ही जाओ कि कैसे एक मिडिल क्लास सबका किस तरीके से आपके पास आएगा। और डाउन पेमेंट करवा कर जो बीसी भरकर, और बीसी वो जब निकलती थी तो वो डाउन पेमेंट करवाता था, डाउन पेमेंट करवा के वो आता था कि भाई मुझे कम से कम किस्तों वाली कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझे मिल जाए। तो वो किस्त तो चले वो भर सकता है, लेकिन वो डाउन पेमेंट कैसे करवाए, सवाल तो ये आता है। तो इन्फ्लेशन इस तरीके से जो है ना, वो इतना अपवर्ड जा चुका है पाकिस्तान के अंदर कि एक मिडिल क्लास सबका जो है वो परचेज नहीं कर पा रहा है। और भाई अगर इन्फ्लेशन के हवाले से मैं आपको अपने एक बचपन की बात बताऊं, तो मैंने एक ऐड देखा था, कोई 2006 या 7-8 का ऐड था, रियल एस्टेट के हवाले से ऐड था वो। उन्होंने जो एक्टर थे उनमें, उन्होंने ये बात आके एक अंडे की एग्जाम्पल दी कि आज ये अंडा कितने का है। उसको अंडा था 6 रुपए का, और उन्होंने बोला कि 3 साल पहले कितने का था, और फिर बोला 3 साल बाद कितने का। उन्होंने कहा 3 साल पहले 3 रुपए का था, आज 6 रुपए का, और 3 साल बाद 9 रुपए का होगा। तो यही वक्त है आपको अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई अपना एसेट बनाना है, तो आप हमारा प्रोजेक्ट खरीदे। वो तो अपने प्रोजेक्ट का ऐड कर रहे थे, लेकिन उनकी बात ही हकीकत थी। और आज वही अंडा 24 से 28 रुपए के दरमियान अलग अलग जगहों पे मिलता है। तो आप अंदाजा लगाएं 2007 से लेकर आज तक के रेट कहाँ जा चुके हैं। कोई भी चीज़ हो, अंडा हो, जो भी ग्रोसरी का सामान आता है, पेट्रोल ले लें आप, हर चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। लेकिन बहरीन कराची की मार्केट गिर गई, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हुए, इसलिए लोग पैसे नहीं लगा रहे। तो मार्केट गिर गई अगर, तो मुझे ऐसा लगता है, आप अपनी ओपिनियन दें, मुझे ऐसा लगता है कि यही टाइम है लोगों के लिए परचेज करने का। देखिए, एज अ क्लाइंट अगर मैं अपना राय देना चाहूँ या अपना एक प्रोस्पेक्टस में अपना बताना चाहूँगा कि जब आपके मुल्क के हालात इस तरीके से हों कि आपको अफवाहें हों, अब वो चीज़ हो नहीं रही या दिख नहीं रही आपको कि आपका मुल्क जो है वो ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, आपका मुल्क जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगा। देखिए, बेसिक चीज़ें आपको भी नॉलेज, आपको भी पता होंगी कि हमारे मुल्क में इतना कर्जा है कि हमें हर साल एक उसकी किस्त देनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है, हमारा मुल्क भी किस्त दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर वो किस्त नहीं देगा तो जो मालिक है ना, वो अपनी चीज़ जो है ना वो रोक लेगा या उसे कैंसिल भी कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो किस्त नहीं देंगे तो ऑब्वियस ही बात है, चीज़ें कहाँ पर जाती हैं कि चीज़ें वर्स ही होती हैं, ख़राब ही होंगी। तो वो कर्ज़ा देने के लिए, वो कर्ज़े की एक इंस्टॉलमेंट देने के लिए आप कहाँ पर जाते हो? आप जाते हो टैक्सेस के ऊपर, आप जाते हो कि आपकी ग्रोथ क्या है,
अच्छा, अब बात आ जाए कि ऑब्वियस ही बात है, मुल्क की ग्रोथ होगी, टैक्सेस आपके बेटर होंगे, कि आपके टैक्स जो है वो अच्छे से पेड हो रहे हैं, तो तब जाके आप कर्जा वो पे कर पाओगे ना, क्योंकि आप तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉलर्स में आप जो है वो पे करते हो, आप पाकिस्तानी रुपीज़ में तो नहीं पे करते। अब बात आ जाती है कि आपकी डेवलपमेंट हो नहीं रही, टैक्सेस जो है वो आपको पता है कि 33% रेशो है जो पूरे मुल्क की आवाम पे करती है, ठीक है, बाकी दूसरी आवाम पे नहीं करती। जब ये पूरा रेवेन्यू मिलाने की अगर बात आ जाती है तो फिर आप साल में किस तरीके से जो है वो अपना टैक्स पे करेंगे। तो वहाँ से अगर बात आ जाए तो क्या हालात किस तरीके से जो है वो ख़राब हो रहे हैं, कि लोग किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, कि इन्फ्लेशन के ऊपर क्यों बात आती है, वजह ये आ जाती है इन्फ्लेशन के ऊपर कि भाई हर चीज़ आपके ऊपर सब्सिडी लगने लग जाती है। वो जब सब्सिडी लगती है तो एक चीज़ जो 50 रुपये की है वो 100 रुपये की भी हो जाती है, जो 200 रुपये की है वो 500 रुपये की हो जाती है। सही है, जब आपकी बेसिक चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं अगर वही महंगी हो जाएंगी तो इन्वेस्टमेंट कराची में वही करते हैं जो बचा कुचा पैसा है। सही है कि लोगों के पास यहाँ पर कराची में पैसा नहीं है पहले से पड़ा हुआ, ये वो पैसा होता था जो रियल इस्टेट में लगता था, जो पैसा बच जाता था कि यार मेरा अगर मेरी लाख रुपए या 2 लाख रुपए तनख्वाह है तो उसमें अगर 50,000 बचता था, तो मैंने आपको पहले प्रोसेस बताया कि ऐसे पैसे बचते थे तो फिर लोग इन्वेस्टमेंट भी करने का सोचते थे। अब तो सोचने तक की तो बात तो आप भूल ही जाए ना। अब लोग किस तरीके से जो है वो इस चीज़ को कवर अप करें, वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा। वो गाइड इस तरीके से है कि जो मुल्क करप्ट या बैंक करप्ट हो रहा है तो आपका जो बैंक में पैसा या कोई भी चीज़ें हैं ना वो ज़रूर उस टाइम के ऊपर फ्रीज़ हो जाएंगी, लेकिन प्रॉपर्टी, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी हो, वो ज़मीन हो, आपका घर हो या अपार्टमेंट हो, वो कभी भी फ्रीज़ नहीं हो सकता। वो उस टाइम पर रियल मनी है, रियल वैल्यू मनी है। रियल इस्टेट या ज़मीन जायदाद एक ऐसी चीज़ है कि अगर खुदा ना खासा अल्लाह ना करे, हम तो देखें ऑब्वियस बात है, बीइंग अ पाकिस्तानी मैं नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है वो कभी बैंकरप्ट हो या कोई भी हो, लेकिन इन अ वर्स्ट सिचुएशन अगर ऐसा कुछ हो जाता है, व्हाट विल वी डू? अगर तो बैंकों में पैसा पड़ा है वो तो फिर हम निकाल ही नहीं सकते। अगर बिल्कुल बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर हम चले जाते हैं हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। देखें, अगर ऑब्वियस ही बात है जो आपके बैंक में लॉकर्स होते हैं, जब आपके पास, मुझे एक बात बताएं, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर फ्रीज़ हो जाए तो ये बैंक रन कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। ये जितने भी प्राइवेट बैंक हैं ये रन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ऑब्वियस ही बात है जब बैंक करप्ट हो जाओगे तो आपका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो फ्रीज़ हो गया ना, तो कैसे जो है वो दूसरे बैंक जो है वो रन करेंगे? नहीं हो सकते। स्टेट बैंक के बगैर कोई बैंक नहीं चल यू डोंट दैट टाइम यू डोंट हैव एक्सेस टू, अपने अमाउंट को आप नहीं निकाल सकते, आपके पास एक्सेस आपका ख़त्म हो जाएगा। और हालांकि उन प्राइवेट बैंक के पास भी एक्सेस ख़त्म हो जाएगा, माइट भी पॉसिबल शायद वो लॉकर वाला ऑप्शन अवेलेबल हो उस टाइम पे या नहीं, इसका मुझे इतना नहीं पता, लेकिन जो आपकी प्रॉपर्टी होगी ना वो उस टाइम पे रियल फॉर मनी होगी, वैल्यू फॉर मनी वही होगी, वो तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल ऐसे ही, वो तो ज़मीन आपसे कोई नहीं छीन सकता, प्रॉपर्टी आपसे कोई नहीं छीन सकता, एसेट्स यही होते हैं आपके लाइफ के। बैंक में पैसा रखना इन हालात में कि यार जो है वो 21% जो है मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, आज की तारीख में 21% हो चुका है, ऐसे ही है कि फ़िक्स डिपॉजिट में रखवा देना और वहाँ से जो है हर सालाना 21% आप अपनी जो भी आपकी अमाउंट है ब्ला ब्ला आप उसको जो है वो उसके ऊपर आप प्रॉफिट कमाएं। तो एक तो वो चीज़ भी समझ नहीं आती। अगर हम शरई तौर पे देखें ये चीज़ तो वैसे ही गलत है कि पैसा सिर्फ बैंक में डाल दिया और उसके ऊपर हमें पैसा मिल रहा है, पैसे के ऊपर पैसा तो अल्लाह ने वैसे ही हराम करार दिया है। तो ये चीज़ भी एक लंबी बहस में चली जाती है, लेकिन खैर हम प्रॉपर्टी की तरफ रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारा जो असल कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर्टी का ही है, तो हम इसी पे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इसी से ही हम किस तरीके से हम चीज़ों को जो ना वर्क ओवर। असल चीज़ ये फवाद भाई, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट के जरिए हम उस मिडिल क्लास तबके को टारगेट करें जो बंदा कम अमाउंट में कोई चीज़ लेना चाहता है, जो बंदा महीने के 50-60 हज़ार रुपये इजीली पे कर सकता है और वो चाहता है कि अपने बच्चों के लिए एसेट बनाना। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम उन पब्लिक तक पहुँचें और उनको हम बताएं कि किस तरह से वो कम बजट में आगे कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपने एसेट्स बना सकते हैं या अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। देखिए ताहा भाई माशाल्लाह आपने तो बड़ी अच्छी बात करी और आप भी एक अच्छा ही सोच रहे हैं, हालांकि आपका अपना बिजनेस है, आप अपना काम कर रहे हैं, सही है, हम भी कोशिश करते हैं काम करने की, कुछ अर्न करने की, लेकिन अगर हम किसी को समझाते हैं ना
तो वही बोलता है यार ये अपने फ़ायदे के लिए बोल रहा है। बिल्कुल ऐसे कराची की आवाम थोड़ी ऐसी है। सही ना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बोलते हैं ना कि आप जो है ना वेस्ट कर रहे हो, बोल कर समझा कर वेस्ट कर रहे हो। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो हम ना पहले शुरू से बात करते हैं इसके ऊपर। शुरू से मुराद ये है कि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स से हम बात करते हैं। देखिए फैक्ट एंड फिगर से चलेंगे तो शायद आप व्यूअर्स को और लोगों को समझ आए। हम बहरिया टाउन कराची पे ही बात करेंगे, बहरिया टाउन कराची पे ही रहेंगे, क्योंकि हमारा काम बहरिया में ही है, बहरिया में ही हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, बहरिया में ही हमारा प्रोजेक्ट है और बहरिया में ही हमारा ऑफिस है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह रहते भी बहरिया में ही हैं। तो हम बहरिया की ही बात करेंगे आज। चलें बहरिया की अगर बात करते हैं 2014 से लेकर आज तक की, बहरिया ने 125 गज का प्लॉट कितने का लॉन्च करा? 15,50,000 विद डिस्काउंट। बिल्कुल कितने का? 1,35,000 डिस्काउंट दिया और 15,90 का पड़ा था। 15,90,000 रुपए का 4 साल की किस्तों पे प्लॉट 2014 पे। वो उस टाइम पे वो भी बहुत वैल्यूएबल मनी था, 15,90,000 रुपये। ठीक है, 250 गज का प्लॉट कितने का था? 28,50,000। 32 लाख का लॉन्च करा था, लेकिन उस पर भी डिस्काउंट देके 28,45,000 या 50,000 रुपये। 500 गज कितने का था? अब 45 लाख रुपए का प्लॉट 2014 में, 28 लाख का प्लॉट 2014 में 250 गज, 15,90,000 रुपए का प्लॉट 2014 में 125 गज, और वो भी इंस्टॉलमेंट पे, और इनकी इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली होती थी, हर 3 महीने पर। आज मुझे बताएं, पाकिस्तान आज इस हालात में खड़ा हुआ है कि हर चीज़ महंगी हो रही है, प्रॉपर्टी डीवैल्यू हो रही है। सही है, मतलब प्रॉपर्टी तो लोग सोच भी नहीं रहे कि लें, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं बच रहे होते। बहरिया कहाँ खड़ा है? आज भी अगर आप 125 गज का प्लॉट लेना चाहें तो कितने का मिलता है? देखिए आज भी तो अलग अलग रेट हैं। 30 लाख रुपए से लेके 60 लाख रुपए तक का प्लॉट है आज भी, जो मेरे हिसाब से कम है। बिल्कुल। अब आप अपनी बात पे स्टक रहिएगा, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। 15,90,000 का मिलता है प्लॉट? तो मतलब आप डिवैल्यू पे आज भी नहीं हुए। मतलब बहरिया टाउन कराची ने 2014 में जो चीज़ सोची वो आज तक डिवैल्यू नहीं हुई अपनी इनवॉइस पे, जो उसका ओपी था, जो उसकी ओपी वैल्यू थी। 15,90,000 थी जो लोगों ने पे की, और आज भी वो प्लॉट 30 लाख रुपए से कम का नहीं मिलता। सही है। सही है, तो मतलब उसकी ऑफिशियल वैल्यू से आज भी कोई चीज़ कम है नहीं, या उसके बराबर ही है? नहीं। तो आज भी अगर बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी या उसकी ज़मीन, उसका घर, उसका कमर्शियल या उसका अपार्टमेंट भी उठा लें तो उसकी ओपी के बराबर है? नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टी डिवैल्यू नहीं हुई, कभी नहीं हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा बिल्कुल हुआ है कि लोगों ने 300% तक कमाया है। ऐसा ही है। ठीक है, 400% जो उसकी ऑफिशियल प्राइस थी उससे इतना कमाया है, बिल्कुल, लेकिन -1% भी नहीं कमाया। -1% समझते हैं। और आज जिस हालात में आप जहाँ भी खड़े हैं, जैसे भी हैं, आज भी आप 50% प्लस में। भी आप पूरे बहरिया का कोई भी प्रेशन उठा लें, कोई 125 गज जो माइनस में हो, जो माइनस में के लेवल पे भी लेवल नहीं पे भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सही है, मतलब आज भी आप 100% प्लस में बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑब्वियस ही बात है कि 2014 से आज तक के उसके ऊपर ट्रेडिंग हुई है इतनी ज़्यादा कि ऑब्वियस ही बात है उसको उस वैल्यू के ऊपर लेके गए। लेकिन देखें, अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर रहे हैं अभी, तो उसकी ऑफिशियल प्राइस पे ही हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम ऑफिशियल प्राइस पे बात करेंगे, है ना। हमेशा। जब ऑफिशियल प्राइस की बात कर रहे हैं तो आज भी बहरिया की जो प्रॉपर्टी है वो वैल्यू फॉर मनी ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है, तो इस चीज़ से शायद आपके बहुत सारे और आसान कर देता हूँ कि अगर आप स्टेटमेंट उठाते हैं 125 गज या किसी भी कैटेगरी के प्लॉट की, स्टेटमेंट में आपको ऑफिशियल प्राइस नजर आ जाएगी कि कितने का बहरिया ने लॉन्च किया और कितना डिस्काउंट दिया और लोगों ने कितने पे किए, और उसके बाद वो ऑफिशियल प्राइस हो जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरे बहरिया में जहां पे भी 125 गज के प्लॉट मिलते हैं या 250 गज, उसके आज की क्या मार्केट वैल्यू है। तो ये चीज फिर आपको क्लियर हो जाएगी कि फवाद भाई यहाँ पे हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। 15,90,000 की चीज आज भी 30 लाख रुपए पे खड़ी हुई है, यानी कि 100% प्रॉफिट पे वो आज भी है। आज भी ये माइनस में नहीं आया और डिवैल्यू नहीं हुआ। तो ये आप देख सकते हैं आसान तरीके से। आगे बढ़ते हैं फवाद भाई। अब बात आ जाती है, हमने अभी बात कर ली कि बहरिया ने अपना प्रोडक्ट
क्योंकि हमने 2014 से बात स्टार्ट की थी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। चले आप बात आ जाते हैं कि भाई बहरिया ने अपने सारे प्लॉट्स विलास जो उनके प्राइवेट विलास थे वो सेल आउट कर दिए, ठीक है, सब कुछ कर दिया। अब बात आ जाती है कि अपार्टमेंट्स पे, क्योंकि कराची के अंदर ऑलमोस्ट 40% ऐसा कल्चर है जो अपार्टमेंट में रहना पसंद करते हैं या अपार्टमेंट परचेज करना या रेंट आउट लेना पसंद करते हैं। अब अपार्टमेंट में रहने वालों को ना 2 से 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, सही है। उसको जो नेसेसिटीज़ जो है ना वो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो उसकी ग्रोसरी, ऑब्वियस ही बात है, बैरिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट है वो आपको जाना पड़ेगा। उसको 2-3 चीज़ें चाहिए, उसको लाइट प्रॉपर चाहिए, उसको लिफ्ट की लाइट प्रॉपर चाहिए कि उसको सीढ़ियों से ऊपर नीचे आ जाना फर्स्ट फ्लोर वाला भी लिफ्ट से उसको भी लिफ्ट चाहिए, बिल्कुल। लिफ्ट की मेंटेनेंस, लिफ्ट प्रॉपर हो, लिफ्ट अच्छी हो, लिफ्ट तंग ना करे, सही है। दूसरी चीज़ उसको लोकेशन चाहिए होती है, तीसरी चीज़ उसको पार्किंग चाहिए होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही। क्योंकि आज अगर एक 1 बेड अपार्टमेंट में भी अगर कोई बंदा रहता है ना, उसके पास उसकी अपनी गाड़ी है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहरिया के अंदर बहरिया ने ना कराची के आवाम के लिए ना बहुत कुछ करा है। कराची के आवाम को एक वो लाइफ फराहम की है, वो लाइफ प्रोवाइड की है जो मेरे ख्याल से मेरी जनरेशन ने तो नहीं देखी थी, ठीक है। क्योंकि मैं जब, ऑब्वियस ही बात है, बचपन से कि हमारी पैदाइश, मेरे वाले साहब की पैदाइश, मेरे नाना तक की पैदाइश कराची की ही है। तो माइट बी पॉसिबल मेरे नाना ने एक अच्छी लाइफ देखी हो कराची के अंदर, लेकिन हमने तो अपने वाले साहब से कभी भी नहीं सुनी। सही है, हमने भी अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं सही देखा है। कराची में। अब हमने कराची के अंदर क्या देखा है, कराची के अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ आई एम 27, बट एक बात कर लेते हैं कि भाई 15-16 साल की उम्र में या 14 साल की उम्र में, तो क्योंकि हमारी जनरेशन बहुत थोड़ी देर लेट जो है ना, थोड़ी सुस्त ग्रो अप हुई है, मतलब जहनी तौर पर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो 14-15 साल की एक बात कर लेते हैं। चलें भाई 14 साल की उम्र में हमने अक्ल शऊर हमें थोड़ी आ गई, तो हमने चीज़ें क्या देखी, चीज़ें यही देख रहे हैं ना। हमने कभी कोई साफ़ सुथरी रोड देखी, पार्क की तो बात ही अलग है ना, पार्क तो चलो बहुत दूर की बात है, ये सिर्फ सोच ही सकते थे हम। सही है। ना कोई पार्क देखे, ना कोई रोड अच्छे देखे, ना कोई लॉ या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए किसी को देखा। ऑब्वियस ही बात है, जिस सोसाइटी में हम रह रहे थे, हमने जिसको जो देखा हमने वही फॉलो करा। कि भाई बाइक राइडिंग का ट्रेंड है वो देख लिया, बाइक ऐसे चलाना है, कपड़े ऐसे पहनने हैं, और फलां ज़बान वाले से थोड़ी रखनी है, तो हमने यही देखा है। अच्छा, एक चीज़ और ही, जैसे हम कराची में रहते थे, हमने ये सारी चीज़ देखी, तो हमें इन हर चीज़ की एक आदत हो गई थी। रोडों पे खड्डे हमें बुरे नहीं लगते थे, गलियों में पानी हमें बुरा नहीं लगता था, गटर उभरे होते थे, पानी निकल रहा होता था, हमें बुरा नहीं लगता था, हमें एक आदत हो गई थी। लेकिन जब बहरिया आया तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट चेंज हुआ हमारा, फिर हमें पता चला नहीं यार हम कैसे रह रहे हैं। देखिए, बात यह है कि हमें कौम नहीं है, किसी ने कहा है कि हम एक कौम नहीं है, हम एक हुजूम है। हम एक हुजूम है। हुजूम का लफ्ज़ जो उसने इस्तेमाल करा है ना, वो हुजूम का मतलब क्या होता है, एक सेंटर ऑफ पॉइंट को जो है ना, वो इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, वो हुजूम होता है। जो इर्द गिर्द जो है ना वो भाग रहा है इधर उधर, लाइक मतलब एक एका नहीं है। ये बात तो है, एका नहीं है। हुजूम का मतलब ये होता है कि बस एक चीज़ अगर कोई हो रही है तो देखा, इग्नोर करा, निकल गया, या अगर अच्छी लगी तो घुस गए, देख लिया। तो हम एक कौम नहीं है, एक हुजूम है। जब एक हुजूम होता है ना, तो हुजूम के अंदर जो डेवलपमेंट है ना, तो डेवलपमेंट जैसा नाम तो होता ही नहीं है, सही है। तो अब मेरे बात अगर मैं थोड़ा सा अगर हम कर लें, तो अगर मैं अपने जो ऐसे कज़न जो अब्रॉड में रहते हैं, ये लाइक अगर उनसे बात करो ना, तो उनसे पता चलता है कि यार ज़िंदगी किस तरीके से गुजर रही है। व्हाट इज़ ह्यूमन, ह्यूमन क्या होता है, एक इंसानी जान क्या होती है, इंसान की जान की वैल्यू क्या है, इंसानी जान को क्या क्या चीज़ें चाहिए। और अगर मैं एक पाकिस्तानी होने के बावजूद, टैक्स देने के बावजूद, अगर मुझे बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिले, तो व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, या फिर उस गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आप अपने गवर्नमेंट से कोई सवाल कर सकते हो?
कि भाई आपने ये चीज़ क्यों नहीं दी, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, डू यू हैव एक्सेस? कोई एक्सेस नहीं, जबकि हम प्रॉपर टैक्स देते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन ना हम किसी से बात कर सकते हैं। और अगर हम किसी पोर्टल तक पहुंच भी जाते हैं कि जहाँ पे बात हो जाए, वहाँ पे हमारी बात को नहीं सुना जाएगा। या तो हमें कोई बहुत बड़ी सोर्स चाहिए, कोई रेफरेंस चाहिए, किसी से कॉल करवा के अगर हो एग्जैक्ट जाए, माय पॉइंट यही है तो कि एक आम आदमी की कोई हैसियत नहीं है ऐसा पाकिस्तान ही या है, कराची बिल्कुल में। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए बहुत सारी चीज़ों का हमें समझना पड़ेगा कि मलिक रियाज साहब, अली रियाज साहब ने कराची वालों के लिए एक ऐसी जगह प्रोवाइड कर दी जो पूरे पाकिस्तान से लोग आना पसंद करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बात करूं कि इस्लामाबाद से अगर कोई बहरिया टाउन कराची आएगा ना, वो बोलेगा इट्स ह्यूज। लाहौर से अगर वो बहरिया टाउन कराची आएगा ना, वो बोलेगा इट्स सो ब्यूटीफुल। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कोई पहाड़ी इलाके से भी अगर आएगा ना, लाइक अगर मैं बात करूं नॉर्थ साइड पर, तो बोलेगा यार क्या व्यू है। इस्लामाबाद वाला आएगा उसको मौसम भी मिलेगा, लाहौर वाला आएगा उसको ग्रीनरी मिलेगी, नॉर्थ वाली साइड का बंदा आएगा ना तो उसको व्यू मिलेगा। तो बहरिया टाउन कराची को इस तरीके से, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर हर तरीके का, हर शोबे का, हर जगह का इंसान आके यहाँ पर सेटल हो सके, रह सके। बहरिया टाउन कराची में मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ की कमी है। बेशक। यहाँ पे आपको वंडर्स भी मिल रहे हैं जो आप दुनिया में, पूरी दुनिया घूमते देखने के लिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। देखें वंडर्स की बात करें ना, मैं मेरे लिए जो वंडर्स है ना, फॉर मी एज अ जो कराची वाला हो ना मैं, तो कराची वाले के लिए जो वंडर्स है ना, मैं बताता हूँ। मेरे घर के बाहर कचरा नहीं है, मुझे प्रॉपर पार्किंग मिल रही है, मुझे पीने को पानी साफ़ सुथरा मिल रहा है, मुझे 24 घंटे लाइट मिल रही है, मुझे 24 घंटे गैस मिल रही है। ये मेरे वंडर्स हैं। ये चीज़ें मुझे मेरे कराची में मिलनी चाहिए थी, जो हमें नहीं मिल पाई फॉर सम रीज़न, या इसको हम बैड गवर्नेंस कह सकते हैं, जो हमें नहीं मिल पाई, जो हमें बहरिया टाउन कराची के अंदर अली रियाज साहब या मलिक रियाज साहब जो है हमें उन्होंने प्रोवाइड करा, और हम तो बहुत उनके मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं। और हम तो समझे कि एक बोलते हैं कि हम अल्लाह ताला से शुक्र अदा करते हैं कि हमें ऐसी लाइफ जो है वो मिली, और मिलने के बाद ये है कि मेरी आने वाली जो जनरेशन होगी उसे मैं एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सकूँगा और एक अच्छा इंसान बना सकूँगा। सही है। तो बात सिर्फ इतनी थी कि हम डिफरेंस करने लग गए, हमारी बात चली गई। हम बात कर रहे थे अपार्टमेंट्स की तो अपार्टमेंट्स की बात करते हैं कि अपार्टमेंट्स जो है वो कराची वालों के लिए बहुत टाइम तक जो है वो नेसेसरी भी रहा है, क्योंकि जितने का घर कराची में मिलता था उतने उसके आधे पैसों में जो है वो एक अपार्टमेंट मिल जाता था। और मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर जो आवाम है, जो मिडिल क्लास हैं, जो छोटी फैमिलीज़ होती थी, वो अपार्टमेंट में रहना पसंद करती थी, उनको वो लाइफ अच्छी लगती थी। तो आफ्टर बहरिया, जब बहरिया अपने प्लॉट्स और मतलब विलास वगैरह जब प्रोवाइड कर दिया उन्होंने, तो बहरिया ने जो है वो एक कॉन्सेप्ट निकाला कमर्शियल प्लॉट्स का, जो प्राइवेट बिल्डर को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर वो अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट्स जो है वो बना सके, कंस्ट्रक्ट कर सके। मतलब हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि भाई हम भी अपने एक बिज़नेस कर सकें और एक अच्छी लाइफस्टाइल जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कराची वालों के लिए। ठीक है, देखें ऑब्वियस ही बात है, कोई इस्लामाबाद से आके तो यहाँ अपार्टमेंट में रहने वाला नहीं है, लाहौर से आके कराची में अपार्टमेंट में रहने वाला तो नहीं है, कराची वाला ही आकर इस अपार्टमेंट में रहेगा। तो ये जो हम अपार्टमेंट बना रहे हैं तो ये कराची वालों के लिए ही बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जितने भी अपार्टमेंट हैं, या हम उनको देख लेते हैं जो अपार्टमेंट रेडी हो चुके हैं, जिनमें लोग रह रहे हैं, मुझे भी उसमें वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती कि बंदे की रिक्वायरमेंट हो और वहाँ पे अवेलेबल ना हो। शॉपिंग एरिया आसपास है, मस्जिद आसपास है, पार्किंग प्रॉपर आपको मिलती है, और साफ नीट एंड क्लीन पार्किंग। कोई कचरा आपको रोडों पे नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता कि किसी ने भी खिड़की खोली और कचरे की थैली डायरेक्ट बाहर फेंक दी। लोग भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। लिफ्ट बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे, किसी भी टावर में आप चले जाएं। देखिए यही जो है ना नेसेसिटीज़ होती हैं जो एक इंसान, एक आम इंसान को, कोई हाईफाई इंसान नहीं, एक आम इंसान को यही बेसिक नेसेसिटीज़ अगर मिल जाए ना तो उसका एनवायरनमेंट भी अच्छा आता है, उसके इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहेगा और सोसाइटी भी ग्रो करेगी
और डेवलपमेंट भी हो गया आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में, ठीक है। तो ये नेसेसिटीज़ हमें अगर प्रोवाइड हो रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कराची से यहाँ पर शिफ्ट हुए बिकॉज ऑफ कि हमें चीज़ें जो हमें वहाँ नहीं मिल पा रही थी, जो मैसर नहीं थी, वो यहाँ पर हमें अल्हम्दुलिल्लाह और बेहतर होके मिल रही हैं। तो अब ऐसा लगता है कि जो हमने वहाँ पर अपने बचपन या टाइम गुजारा वो तो कुछ था ही नहीं, असल तो ज़िंदगी अभी स्टार्ट हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज अगर प्राइवेट बिल्डर्स हैं, अगर हम अपनी ही बात कर लें कि HD रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, डे बाय डे जो है ना उसकी परफॉर्मेंस नो डाउट दिख रही है कि ऑब्वियस ही बात है, अगर आज हम काम कर रहे हैं यहाँ पर या बिजनेस कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, हम कराची वालों के लिए ही कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। हमारी जो टारगेट मार्केट या हमारी टारगेट ऑडियंस कौन होती है, वो कराची वाला होता है, कराची वाला है। क्योंकि हमारी ये ख्वाहिश है कि यार जब मैं सिटी से जब यहाँ आके एक अच्छी लाइफ स्टाइल गुजार रहा हूँ ना, तो मैं भी एक ऑनेस्ट कराची वाला अगर हूँ, सही है, और अपनी नेशन अपने कौम के लिए अगर सोचता हूँ तो मैं भी चाहूँगा कि कराची वाला ये अपॉर्चुनिटी हासिल करे, ये प्लेटफॉर्म हासिल करे और यहाँ पर एक अच्छी लाइफ स्टाइल गुजारे, ठीक है। सो उसके लिए बेटर ऑप्शन बहुत सारे यहाँ पर आते हैं। वैसे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दें कि बहरिया टाउन कराची में माशाल्लाह से 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो कुछ 30-35 लाख रुपए की प्रॉपर्टी यहाँ पे अवेलेबल है सबके लिए, ठीक है। तो बहरिया टाउन कराची क्या ऐसा एक इदारा है, ऐसी एक सोसाइटी है जहाँ पे हर तबके का इंसान आके रह सकता है, कोई मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, सबके लिए कोई ना कोई चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, सस्ती हो महंगी हो या जैसे भी। देखिए मैं आपको इसमें वन वर्ड बोलते हैं ना कि वन सेंटेंस लाइनर एक जवाब दे दूंगा कि बहरी आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि आपका तबका, आपकी क्लास, आपका ज़बान सही है, आप क्या है, सही है। वो जैसे बोलते हैं ना कि कराची जो है वो ओपन आर्म से वेलकम करता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वैसे ही बहरिया टाउन कराची आपको ओपन आर्म से ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को वेलकम करता है कि आएँ और अच्छा एक प्लेटफॉर्म, अच्छी अपनी अपॉर्चुनिटी अवेल करें। सो अगर हम अपनी बात करें तो HD रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स एक अच्छी वक्तन एक अच्छी ऑफर्स लेकर आता रहता है, जैसे कि अगर आप जो है अपना घर वगैरह बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियस ही बात है आप हमसे रुजू कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी, प्लॉट के हवाले से भी। अल्हम्दुलिल्लाह 125, 250, 500, 1000 गज तक का HD रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स एक्सपीरियंस रखता है बनाने में, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कहीं से लैक नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह HD रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स अपना प्रोजेक्ट भी दे रहा है, सही है, रेजिडेंशियल। सो कराची वालों को चाहिए कि अवेल करें, अगर उनके पास बहरिया के अंदर अपने प्लॉट्स हैं तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो आएँ, हमसे रुजू करें, हमसे कंसल्टेंट, हम अच्छा कंसल्ट करेंगे। और अगर अपार्टमेंट के हवाले से अगर छोटी इन्वेस्टमेंट या अगर अपार्टमेंट का शौक़ रखते हैं या अपार्टमेंट में रहते हैं और अपार्टमेंट भी लेना चाह रहे हैं हम बहरिया के अंदर ही, तो वो भी हमारे पास फैसिलिटीज़ जो है वो मौजूद हैं। जी तो नाज़रीन, ये थी एपिसोड 1 जो हमने फवाद भाई के साथ की। इंशाल्लाह आगे भी वीडियोस हम फवाद भाई के साथ करते रहेंगे, लेकिन हम इस पॉडकास्ट की सीरीज में और लोगों को भी ऐड करते रहेंगे। अपने CEO को लेके आएंगे, अपने कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को हम लेके आएंगे, कंस्ट्रक्शन डायरेक्टर